जी नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम पीजीटी हिंदी का ये पेपर है। ये पेपर हमारा 2005 का पेपर है। 2005 का पेपर करेंगे आज हम, और पूरा इसको करेंगे हम शिल्पी प्रकाशन से हमने ये पेपर लिया है। तो चलिए, व्याख्या सहित ही इसको हम करने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये रहा आपका पेपर। इसका जो समय माना जाता है, निर्धारित किया गया है, ये 2 घंटे निर्धारित किया गया है। और पूर्णांक कितना होता है, कितने अंकों का ये आता है, 425 अंकों का आता है। तो इसके विषय में जो आवश्यक निर्देश हैं, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कितने इसमें क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का है, और गलत होने पर कितने अंक आपको नहीं दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर दी गई है, मेंशन की गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। किस पेन का प्रयोग करना है वो सब भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। जो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार है वो कौन से कवि की सतसई थी जिस पर उन्हें मिला है। वियोगी हरि ने वीर सतसई लिखी थी रचना, उन्हीं के लिए इनको मिला है, वियोगी हरि जी को। और ये जो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है, ये मिला है इनको 1928 में। हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। श्री वियोगी हरि सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि हैं। दोहों में लिखा गया वीर सतसई वृद्ध काव्य है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त वियोगी की अन्य रचनाएं हैं, प्रेमांजलि, बरखा की गूंज, चरखा स्रोत, प्रेम शतक, असहयोग वीणा, मेरा जीवन प्रवाह और तरंगिणी आदि इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। उत्धन डयन होता है, ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। और ये जो है उड्डयन, ये जो सकार वर्ग होता है और जो त वर्ग होता है, इसमें क्या होता है, त वर्ग, इसमें त वर्ग ट वर्ग में, और शकार, जो सकार होते हैं, सकार, ये किस में, सकार जो है ये शकार में बदल जाते हैं। ठीक है, या फिर या तो त वर्ग आए या फिर आपका सकार आए, और इनके बाद में ट वर्ग आए या फिर शकार आए, तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ट और श में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिएगा, उत्धन डयन, उड्डयन बन जाएगा, और इसमें आपका जो है ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लीजिएगा, ये रही इसकी व्याख्या। इसमें सूत्र भी दिया हुआ है कि व्यंजन संधि का यहाँ कौन सा सूत्र काम करता है। सूत्र है सटुत्व सटुनाष्टु। इसे सतुटो नाष्टु भी कह सकते हैं यदि सकार या फिर त वर्ग के अंतर्गत आता है, त थ द ध न के साथ में शकार या फिर ट वर्ग आए, ट ठ ट ढ अणा का योग बनता है, तो श का श और त का, यानी कि पूरे त वर्ग का ट वर्ग, ऐसे में परिवर्तन हो जाता है। उत्धन डयन का उड्डयन में, तत्धन टीका का तट्टिका, और रामस धन टिकते का रामस टिकते हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, असद, वह, असद का अर्थ होता है वह, असद का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, वह। शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। इसका जो स्त्रीलिंग और पंचमी विभक्ति बहुवचन का जो रूप होगा वो हो जाएगा अमूभ्य। क्या होगा, अमूभ्य होगा। देखिएगा इसकी व्याख्या को, असद वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति में रूप होता है अमूभ्य, और 12 त्यादियों में असद भी एक है। अन्य 11 त्यादि कौन सी होती हैं, त्यद, तद, यद, एतद, इदम, एक, द्वे, युष्मद, अश्मद, भवत और किम, ये 12 त्यादियाँ हैं। और इनमें जो है असद भी एक जाना जाता है, असद आपने जान लिया। इन 12 त्यादियों के संबोधन में रूप नहीं होते। जो संबोधन कारक होता है, कोई सी भी 12 त्यादि के संबोधन कारक में रूप
नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है, एक शब्द बताना है जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसको क्या बोलते हैं? आगमिष्यत पति का बोलते हैं। राइट आंसर जो आपका होगा आगमिष्यत पति का बोलते हैं उसको। और इसका अर्थ होता है आगमिष्यत पतिका का जिसका पति परदेश से आने वाला हो। साहित्य मर्मज्ञों ने अवस्था के अनुसार नायिकाओं के 8 भेद किए हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका स्वाधीन पतिका, दूसरा खंडिता, तीसरा अभिसारिका, चौथा लहंत्रिता और पांचवा है वासक सज्जा, छठा है विप्लब्धा और सातवां प्रेषित पतिका, 8वें नंबर पर है विरहो कंठित। ये दिए गए हैं जो कि नायिकाओं के भेद किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील शब्द बताना है और वकील जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। सट्टक का अर्थ होता है, सट्टक देखिए एक प्रकार का नाटक होता है। सट्टक क्या होता है? एक प्रकार का नाटक होता है और इसमें जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है। इसका कोई भी पात्र जो है वो संस्कृत बोलना नहीं जानता। नाट्य शास्त्र में 18 प्रकार के उपरूपक भी बताए गए हैं। तो इसकी पहले व्याख्या को जान लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया हुआ है? सट्टक यह एक नाटिका के समान है और प्रसिद्ध ग्रंथ कर्पूर मंजरी नाटिका नहीं अपितु सट्टक है। नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों में 18 प्रकार के उपरूपक बताए गए हैं, उनमें सट्टक भी एक प्रकार का उपरूपक होता है। नाटिका और सट्टक में अंतर यह है कि नाटिका में केवल संस्कृत बोली जाती है जबकि सट्टक की भाषा केवल प्राकृत होती है। सट्टक में पात्र संस्कृत नहीं बोलते हैं। सट्टक रचना कर्पूर मंजरी प्राकृत अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसका प्रमुख रस श्रृंगार है। राजशेखर की ये रचना है। कर्पूर मंजरी के रचनाकार कौन है? राजशेखर है। 7 नंबर क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसई आत्मकथा है। आत्मकथा बताना है। जो कस्तूरी कुंडल बसई है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है मैत्री पुष्पा की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। संस्मरण कृति जो कृष्णा सोबती जी ने लिखी है ये हम हसमत 2 है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, निबंध संग्रह शब्दिता की निबंधकार कौन है? जो निबंध संग्रह है शब्दिता इसके निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। और एक लाल टीन, यहाँ पर टीन भी होना चाहिए था, लाल टीन की छत, ये निर्मल वर्मा का है। वेदिन भी निर्मल वर्मा का है। तो आगे इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ये कुछ जब मैं रीडिंग करती हूँ तो इनको मेंशन कर देती हूँ, तो इसकी चीज़ को लाइन जो है वगैरह कुछ लिखा हुआ है उसको नोटिस मत कीजिएगा। आगे अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार धर्मवीर भारती हैं। इनकी जो अन्य कृतियाँ हैं अंधा युग, दूसरा सप्तक, वे संकलित कविताएं, 7 गीत वर्ष, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना अभी भी, चांद और टूटे हुए लोग, प्रगतिवाद, एक समीक्षा, ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, नदी प्यासी थी आदि इनकी रचनाएं हैं। विवेकी रॉय की अगर बात करें, इनके उपन्यास हैं विवेकी रॉय जी के बनगंगी मुक्त है के अतिरिक्त बबूल ये भी इनका है। और पुरुष प्राण, सोना माटी, समरशेष है, मंगल भवन, नमामि ग्राम और मंगलहारी उल्लेखनीय है। निर्मल वर्मा की बात करें तो इनके चर्चित उपन्यास वे दिन, लालटीन की छत है। और निबंध तथा संस्मरण की बात करते हैं तो चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, इनके 8 कहानी संग्रह हैं। इनके अन्य 8 कहानी संग्रह भी हैं जिसमें परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, सूखा आदि प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र गदगावे के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: चितवन की छाँव,
कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, भोर आह्वान, आंगन का पक्षी और बंजारा मन आदि। नेक्स्ट, अलंकार, अलंकेश, अलंकेश पर्यायवाची है। अलंकेश का जो पर्यायवाची है वो बताना है। कुबेर का ये पर्यायवाची है अलंकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनभिज्ञ का अनभिज्ञ जो शब्द है इसका विलोम बताना है। अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होता है? अन्य होता है। नी धातु का प्रयोग ले जाने का अर्थ में होता है। यह क्वादिगणीय उभयपदी है, उभयपदी धातु है और नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप अन्य है, बहुवचन में अन्यतम और द्विवचन में अन्यतम और बहुवचन में अन्यत। 30 नंबर क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? जो निराला की साहित्य साधना है ये एक आलोचनात्मक कृति है और इसके 3 भाग हैं। राइट आंसर जो बनेगा 3 भाग हो जाएगा। नेक्स्ट, इसकी व्याख्या, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के 3 भाग हैं। पहले भाग का प्रकाशन होता है 1969 में, दूसरे भाग का प्रकाशन 1972 में होता है और तीसरे भाग का जो प्रकाशन हुआ वो 1976 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होना चाहिए? देखिए, तुमुन का जो प्रयोग होता है ये एक, सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये क्या है। ये है एक प्रत्यय, ठीक है। तुमुन क्या है? एक प्रत्यय है और इसका प्रयोग के लिए होता है। के लिए इसके अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग को, के लिए के अर्थ में होता है कि जिस कार्य के लिए कोई दूसरा कार्य दिया जाता है उसका बोध कराने के लिए संस्कृत धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से अनद्तन भविष्य के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप बनाया जाता है उसी प्रकार तुमंत रूप भी बनाया जाता है। तुमुन प्रत्यय संप्रदान के अर्थ के लिए बोधक है और आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग कर धातु में कृत प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाकर और उसे चतुर्थी विभक्ति में रखकर काम चला सकते हैं। जब तुमुनंत शब्द का तथा प्रधान क्रिया का कर्ता एक ही होगा तब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए, समधनकार, तो इस तरीके से सम उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। देखिएगा, संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और उपसर्ग पूर्वक जो घन्य होता है, घन प्रत्यय से जुड़कर बनता है जिसका अर्थ होता है सुसंस्कृत होना। कुछ लोग विशिष्ट गुणों को धारण करने को संस्कार कहते हैं। मनुस्मृति में धार्मिक विधि विधान एवं पावन क्रिया को संस्कार कहा गया है। संस्कार संख्या में 16 होते हैं, तो इनकी संख्या भी ध्यान रखेंगे कितने होते हैं। पहला है गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन और चूड़ाक्रम संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णभेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। 16 नंबर क्वेश्चन, गांव के चारों ओर जल है। उपयुक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? गांव के चारों ओर जल है। ग्रामम परितः जलम आसीत्,
आपका राइट आंसर बनेगा ग्रामम परितः जलम आसीत। नेक्स्ट आप आगे चलिएगा, इसकी व्याख्या चाहे तो आप देख सकते हैं। देखिए, अभितः परितः समाय निक्सा ही प्रयोगः अपि अभितः सब तरफ, परितः चारों तरफ, सम्या निकट, और निक्सा का मतलब होता है निकट। हाथ या प्रति की तरफ को के लिए के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें इसी नियम को आधार बनाकर गांव के चारों ओर जल है का संस्कृत में द्वितीय विभक्ति होगी, अनुवाद होगा ग्रामम परितः जलम आसीत। तो नियम क्या है आपको पता चल गया। अभितः परितः समाया निक्षा ही प्रयोग अपि, ये हो गया आपका नियम। इस प्रकार ग्रामम परितः आम्रः वृक्ष सन्ति, गांव के चारों ओर आम के वृक्ष हैं। विद्यालय निक्सा समाया नदी आसीत, विद्यालय के पास नदी है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, अनुवाद बनते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, सुधन आगतम स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होता है। यहाँ पर आपके 4 सूत्र दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सूत्र लागू होता है। देखिए, स्वागतम इको यणची संधि का है ये सूत्र। जब हर्ष स्वर, ये बहुत बार बता चुकी हूँ, जब संधि पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि हर्ष या फिर दीर्घ ई उ री या ल के योग ल वर्ण के आगे कोई भी असवर्ण, असवर्ण मतलब होता है कोई दूसरी जाति का वर्ण या दूसरी जाति का कोई स्वर आता है तो उसे ई उ री और ल के स्थान पर क्रमशः य व ल और र और ल हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। ऊ का व सुधन आगतम स्वागतम, ऊ जो है इसकी मात्रा हटेगी तो सा तो आधा हो जाएगा और यहाँ पर लगेगा तो ये आ की मात्रा के साथ लग जाएगा व बन के, ऐसे स्वागतम हो जाएगा। ठीक है। ई का य इति धन आदि इत्यादि, री का र मात्र धन आदेश मात्रा आदेश, ल का ल लृ धन आकृति लृाकृति, इस तरीके से जो है शब्द बनते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, सतो नाश्चु सतो सचुना सचु, सूत्र में इसका पूरा जब बनाते हैं तो एक अलग ही शब्द बनता है सतो नाश्चु जिसको बोलते हैं, और यहाँ इसको टुकड़ों में बताया गया है कि सतो सचु अश्चु। सूत्र के अनुसार सचुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है, सही वाला बताना है कौन सा है। रामस चिंतोति में रामस चिंतोति, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है, क्योंकि सतुनाश्चु इसमें सचुत्व में यदि सकार और त वर्ग त थ द ध न के बाद या फिर पूर्व में सकार या च वर्ग आए तो 12 का नियम यहाँ पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। आवे तो स को श और त वर्ग को च वर्ग हो जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ता वर्ग को टा वर्ग और श को शकार हो जाता है, तो यहाँ पर श को स हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका सचुत्व संधि के अंतर्गत। रामस चिन्नोति, हरिसिते हरिषिते, सतचित्रम सच्चित्रम, सतधनचित सच्चित, ततधनचय तच्चय। तो इस तरीके से जो है हमारे शब्द बनते हैं। आगे देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन, आचार्य भृतमुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का सही क्रम बताना है। भृतमुनि के बाद में भट्टलोलट जी आते हैं, फिर शंकुक आते हैं, फिर भट्टनायक और फिर अभिनवगुप्त। तो ये वाला जो क्रम है आपका, ये सही क्रम होगा। भट्टलोलट, भट्ट शंकुक, भट्टनायक, पहले तीनों भट्ट आ जाएंगे, अभिनवगुप्त जो है ये बाद में आते हैं। भट्टलोलट, भट्ट शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ये जो व्याख्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखिएगा। आचार्य भृतमुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके जो नाम है वो सही क्रम में भट्टलोलट, भट्ट शंकुक, भट्टनायक
और अभिनवगुप्त है। भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी है। किस किस के संयोग से मानी है? विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव। ध्यान से देखिएगा, मानी है विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोग, रस, निष्पत्ति। ये एक सूत्र भी है, इसको याद रखने का। इसको 2-4 बार बोलेंगे तो ये याद भी हो जाता है। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोग, रस, निष्पत्ति। भट्टलोलट उत्पत्तिवादी आचार्य हैं और उन्होंने बृहत सूत्र में आए संयोग शब्द के अर्थ संबंध और निष्पत्ति शब्द, ठीक है, संबंध और निष्पत्ति शब्द का अर्थ उत्पत्ति। तो ये ध्यान में रखेंगे। जो भट्टलोलट जी हैं उत्पत्तिवादी आचार्य हैं और उन्होंने क्या किया है, जो भरत सूत्र है इसमें संयोग शब्द का अर्थ संबंध से लिया है, निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति से बताया है। और भट्टशंकुक का मत अनुमतिवाद है, इनके मत को भी ध्यान में रखेंगे, के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने संयोग का अर्थ गम्य या गमक बताया है, गमक भाव का संबंध, तथा निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अनुमति बताया है। निष्पत्ति का क्या अर्थ बताया है? अनुमति बताया है। किसने बताया है? भट्टशंकुक ने बताया है। भट्टनायक की बात करते हैं। भट्टनायक का मत भुक्तिवाद है। भट्टनायक के मत कौन सा है? भट्टनायक जो मत है वो भुक्तिवाद है, भुक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। और इन्होंने संयोग का अर्थ भोज्य, भोजक, भाव संबंध बताया है। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने भुक्ति बताया है। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवादी आचार्य हैं, उनका अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जो मत है वो अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। और अभिनवगुप्त ने संयोग का अर्थ व्यंग, व्यंजक, भाव बताया है तथा निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति बताया है। तो ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी जो है ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं, माँ जैसा संत नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो यहाँ पर जो आपके अलंकार हैं ये चारों अलंकार देख लीजिए, विभावना, विशेषोक्ति, प्रतीप और अन्वय। लेकिन ये जो लाइनें दी गई हैं आपको, इनमें कौन सा अलंकार आपको लग रहा है, लक्षित हो रहा है, वो बताना है। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं, इसमें प्रतीप अलंकार है। जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार कहाँ और कैसे होता है ये भी जान लीजिएगा। उपमेय से उपमान की हीनता का वर्णन होने पर प्रतीप अलंकार होता है। जब उपमेय से उपमान की हीनता का वर्णन होता है तो वहाँ पर क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण में उपमेय, यानी उपमेय यहाँ पर क्या है? ध्यान से देखिएगा, उपमेय है यहाँ पर माँ के सूची उपकारों का, से उपमान, उपमान निस्वार्थ साधना की हीनता का वर्णन है, इसीलिए यहाँ प्रतीप अलंकार है। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ बिना कारण के भी कार्य की उत्पत्ति होती है, वहाँ होता है विभावना अलंकार। किंतु कारण होने पर भी कार्य उत्पन्न ना होना, ये होता है विशेषोक्ति अलंकार। देखिए विशेषोक्ति की भी बात, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य उत्पन्न नहीं होता वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। और जहाँ कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसी प्रकार से क्या देखेंगे आप, एक ही वर्णमान पदार्थ उपमान उपमेय दोनों हो सकते हैं। अन्वय अलंकार, जहाँ एक ही वर्णमान पदार्थ पर उपमेय और उपमान दोनों हो सकते हैं वहाँ क्या होता है? अन्वय अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा चंद्रमा के समान, चंद्रमा चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर क्या होगा? अन्वय अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपके पास में कुछ पंक्तियाँ हैं और इन पंक्तियों में देखते हैं क्या पूछा गया है। पहले ये पंक्तियाँ पढ़िएगा। मन की उत्पत्त वेदना मन ही में बहती थी, मन की उत्पत्त वेदना मन ही में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं। दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था, दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था। अविचल अविकल वह प्राणी,
भीतर से टूट गया था। अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? यहाँ पर रस पूछा जा रहा है, कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है इन पंक्तियों में, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका करुण रस होगा। और इसके विषय में भी जान लीजिए करुण रस क्यों होगा। व्याख्या जब आप इसकी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिएगा, प्रिय व्यक्ति या फिर प्रिय वस्तु के विनिष्ट होने पर जब कोई उन्हें व्याघात होता है तो उससे क्या होता है, हमारे हृदय में शोक रूपी स्थायी भाव का कारण करुण रस होता है। ठीक है, हमारे हृदय में एक शोक रूपी स्थायी भाव उत्पन्न होता है जिसका कारण होता है करुण रस। उपर्युक्त पंक्तियों में करुण रस है। शोक के स्थायी भाव में पुनर्मिलन की संभावना एकदम नष्ट हो जाती है। यहाँ स्थायी भाव शोक, अविलंबन, संबंध का टूटना, उद्दीपन, उत्पत्ति, वेदना का मन ही मन बहना, अनुभाव, अंतर मन में मौन व्यथा, संचारी भाव, स्मृति, भीतर से टूटना, विषाद आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थबोध जहाँ होगा तो देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है। इनमें से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बनेगा आपका वो होगा लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती है। ठीक है, ये आपका कथन सत्य होगा। व्याख्या को देख लीजिए इसकी। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति भी बहुत बार पढ़ाई है और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में, जिससे कि आपको समझ में आ सके, इस तरीके से पढ़ाई हुई है। आप पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, लक्षणा और व्यंजना अर्थबोध कराता है। जैसे गांग्या घोष, इस उदाहरण में गंगा शब्द अभिधा शक्ति के द्वारा प्रवाह का रूप वाच्यार्थ और लक्षण के द्वारा तीर्थ रूप लक्ष्यार्थ तथा व्यंजना शक्ति के द्वारा शैत्य पावंत रूप व्यंगार्थ का ज्ञान कराता है। सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा वृत्ति कहते हैं, जबकि मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले कारक बोध करा के उस मुख्यार्थ से संबंधित जो दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। इस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ पर भी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इसमें छंद पूछा जाता है। देखिए, पहले पंक्ति देखिएगा। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है। सुंदर है सत्य नहीं है। हम जो कुछ देख रहे हैं वह सुंदर है सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भाषित है, बिना कर्म शिवत्व नहीं है। बिना कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो यहाँ छंद पूछा जाता है। देखिएगा, जो ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शन में से यहाँ पर आपका जो छंद होगा राइट आंसर वो होगा कि 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। ये कौन सा छंद है? 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला एक मात्रिक छंद। और जब आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो आपको क्लियर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, मात्रिक छंद है ये और हरि गीति का है। ठीक है, 14 मात्राएं हैं इसके प्रत्येक चरण में, चारों चरण दिए हुए हैं। 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है जिसके अंत में लघु और दीर्घ होते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में 14 मात्राओं पर यति है। अब कैसे है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मात्राएं भी लगाकर आपको दिखाई गई हैं। अगर किसी को समझ नहीं आए तो बताना कमेंट बॉक्स में। हम यहाँ आपकी दोनों में एक एक मात्रा है, जो 2 मात्रा है आपकी। कुछ देख रहे हैं, कुछ एक मात्रा छोटा वो है, फिर 6 पर भी एक मात्रा, ये आपकी 2 मात्रा हो गई। और यहाँ आपकी एक मात्रा बनेगी, र पे आपकी एक मात्रा, हे पे आपकी 2 मात्रा और है पे भी आपकी 2 मात्रा। तो कितनी हो जाती है यहाँ तक की जो मात्राएं होती हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14, इस तरीके से 14 मात्रा हो गई। ऐसे ही 14 मात्रा यहाँ, 14 आपको यहाँ पर, 14 यहाँ देखने को मिलेंगी। तो टोटल जो है
आपकी कितनी मात्राएं हो जाती हैं? 28 मात्राएं हो जाती हैं। टोटल कितनी? 28 मात्राएं हो जाती हैं। और अंत में जो है वो आपको लघु या फिर गुरु देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, जब द्रास ब्लाटिक टाइगर हिल की सीमा लगी लड़ जाने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पुरुष हुंकार उठा था। ध्यान से समझिएगा पंक्तियाँ। जब द्रास ब्लाटिक टाइगर हिल की लगी सीमा लर्जने, तब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे थे शेर बब्बर पुरुष हुंकार उठा था। मातृभूमि की बलिवेदी पर लोहो पुकार उठा था। मातृभूमि जो है हमारी, इसकी बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? तो यहाँ पर ओज गुण व्यंजित हो रहा है। और ओज गुण क्यों है ये देखिएगा यहाँ पर। काव्य गुण उद्धृत काव्यांश में काव्य गुण वीररस, जिसका स्थायी भाव ओज होता है। वीररस का स्थायी भाव क्या होता है? ओज होता है। उत्साह होता है। पराक्रम प्रदर्शन की भावना, युद्ध व अन्य दुष्कर कार्य करने के लिए जो हृदय में काव्य के द्वारा जो उत्साह यानी ओज का भाव जागृत होता है, उसे से वीर रस की सृष्टि होती है। उद्धृत पद्यांश में अवलंबन ब्लाटिक टाइगर हिल की सीमा का लर्जना, उद्दीपन चट्टानों का गरजना अनुभाव है, और पुरुष की हुंकार संचारी भाव तथा मातृभूमि के लिए लहू की पुकार स्थायी भाव ओज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो काफ़ी सारी पंक्तियों से क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से आगे भी। कंकण कण्वित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुल्क स्पर्श का पता नहीं, मधुबे चुंबन कतराए ते, आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काव्य दोष दिए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ बताना है कि कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है। तो इनमें जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा वचन दोष। क्या हो जाएगा? वचन दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? भाषा की प्रमुख प्रकृति बताना है, कौन सी है? जटिल से सरल की ओर, जो भाषा की सरलता की ओर होती है। कठिन ना, पहले आपको कोई भी भाषा हो बहुत ज़्यादा कठिन लगती है, और फिर धीरे धीरे जब आप सीखने लगते हैं तो वो सरल होती चली जाती है आपके लिए। तो जटिलता से सरलता की ओर जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें जो व्याख्या है ये भी देखिएगा, ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से भी हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिएगा, जटिलता से सरलता की ओर भाषा की प्रमुख प्रकृति यह है कि वह निरंतर जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। वह अपने स्वभाव के कारण उसका निरंतर विकास और विस्तार होता है। उदाहरणार्थ संस्कृत भाषा को ले लें तो विश्व की समस्त भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली प्रतीत होती हैं। हिंदी भाषा भी संस्कृत भाषा से निश्रित है, और भाषा का साधारणीकरण उसकी ग्राह्यता है। भाषा कठिनता से सरलता और स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर विकसित होती है। भारतीय आर्य भाषा में सरलीकरण की प्रवृत्ति जारी है। परिनिष्ठित हिंदी में परिवर्तन का क्रम जितना तेज रहा है उतना अन्य भाषाओं में नहीं हुआ, और हिंदी में व्याकरणिक रूप रचना अधिक आसान हुई है। कारकों के स्थान पर प्रसर्गों के प्रयोग के कारण कारकीय रूप रचना समाप्त हो गई है। केवल शब्दों के दो रूप अविकारी और विकारी अवशिष्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 27। चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? चरणदास चोर ये हबीब तनवीर की नाट्य कीर्ति है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघु त्रियी में नहीं है?
या लघु त्रियाई में नहीं आती है। तो लघु त्रियाई में तीनों रचनाएं जो हैं ये कालिदास जी की आती हैं, रघुवंशम, मेघदूत और ऋतु संहार। लेकिन जो कुमार संभव, ऋतु संहार इसमें नहीं आती। ऋतु संहार जो है ये लघु त्रियाई में नहीं आती है। कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूत, ये तीनों रचनाएं कालिदास जी की लघु त्रियाई के अंतर्गत आती हैं। आगे यहाँ देखिएगा, कालिदास की लघु त्रियाई जो कृतियाँ हैं वे हैं रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत। इसके अतिरिक्त वृहत त्रियाई में 3 महाकवियों की रचनाएं आती हैं, जिसमें भारवी कृत क्रातार्जुनीयम आता है। वृहत त्रियाई के अंतर्गत माकृत शुभालवदम और श्री हर्ष कृत नैषधीय चरितम, ये 3 रचनाएं आती हैं वृहत त्रियाई के अंतर्गत। संस्कृत साहित्य में अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिखकर कि आपको संस्कृत साहित्य पढ़ना है, तो बहुत इजी तरीके से, बहुत कम शब्दों में और विद क्वेश्चंस, ठीक है, हर एक चीज़ उसकी आपको मैं करा दूंगी। और कितने मुश्किल से 6 से 7 क्लास के अंतर्गत, क्योंकि एक जो हमारे कवि हैं या संस्कृत आचार्य आप इनको बोल सकते हैं, कवि भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो एक को हम एक दिन में करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको करनी है या नहीं करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती कवि हैं? कौन से कवि हैं जो कालिदास के पूर्ववर्ती कवि हैं? तो यहाँ पर भास को कालिदास का पूर्ववर्ती कवि माना गया है। भास का जो समय है वो ईसवी पूर्व 4वीं शताब्दी माना गया है। कालिदास के बाद 4वीं शताब्दी के कवि हैं। कालिदास जो बाद के 4वीं सदी के कवि हैं। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भास के एक श्लोक में आतप वाक्य के रूप में उद्धृत किया है कि कालिदास ने मालविका अग्निमित्र की प्रस्तावना में भास का नाम बहुत आदरपूर्वक लिया है। ठीक है, कालिदास जी ने भास का जो नाम लिया है अपनी रचना मालविका अग्निमित्र में, तो इसमें बहुत ही आदरपूर्वक उनका नाम लिया है। भारवी ये 6वीं शताब्दी ईस्वी के कवि हैं। भवभूति की बात करें तो 7वीं शताब्दी के हैं। इनका समय 606 ईस्वी से लेकर 648 ईस्वी के लगभग माना गया है। दंडी का समय 600 के लगभग माना जाता है। इस प्रकार से भास ही कालिदास के पूर्ववर्ती कवि हैं। आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 30, अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर यहाँ पर होगा भारवी। भारवी जो है ये अर्थगौरव के लिए जाने जाते हैं। भारवी अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है और इनकी जो उक्ति है भारवे अर्थगौरवम, इस उक्ति का अर्थ है थोड़े शब्दों में विपुल अर्थ का सन्निवेश, अर्थात अर्थगौरव है। ठीक है, और अर्थगौरव भारवी के काव्य की विशेषता है। महाकवि भारवी छोटे छोटे शब्दों के द्वारा विपुल भावों को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। अपने काव्य में अलंकारों का अधिक प्रयोग होने पर भी उन्होंने अर्थगौरव सुरक्षित रखा है। क्राता अर्जुनीयम में अनेक स्थलों पर अर्थगौरव का सुंदर प्रदर्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बभूव धातु किस लकार का है? बभूव धातु किस लकार का रूप है ये बताना है। तो ये लिट लकार का रूप है। राइट आंसर जो बनेगा लिट लकार हो जाएगा। लिट लकार का प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं का बोध कराने के लिए होता है। यह प्रोक्ष अनन्तन भूत के लिए होता है। और प्रश्नपदी प्रश्न ये भूत सतायाम यानी कि इसका अर्थ होता है होना, अर्थ में प्रयुक्त होता है। बभूव धातु रूप उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। बभूविम रूप द्विवचन और बभूविम रूप होता है बहुवचन का। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र बताना है। इनमें प्राद्य जो सूत्र होता है ये उपसर्ग से संबंधित सूत्र होता है। प्राद्य यह उपसर्ग का सूत्र होता है। उपसर्ग को गति या संज्ञक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति या फिर संज्ञक भी कहा जाता है। और उपसर्ग कौन कौन से होते हैं देखिएगा, प्र, प्रा, आय, अस्मय, अनु और सम, अव, मिस, मिर, दुस, दुर, वि, आड, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उपे,
प्रापद या प्रदि कहलाते हैं। ये प्रादि जब क्रियाओं के साथ में वृत्त होते हैं तब इनकी उपसर्ग संज्ञा या गति होती है, और गति होती है। कुछ जो है धातुएं कुछ उपसर्ग धातु के अर्थ को ही बदल देते हैं, जैसे गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। गच्छति का मतलब होता है जाता है और आगच्छति का मतलब होता है आता है। 33 नंबर क्वेश्चन, वैष्णवे का संधि विच्छेद है विष्णु धन ए। ये वैष्णवे का संधि विच्छेद होता है विष्णु धन ए, वैष्णवे। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या रूल लगा है यहाँ पर, ये मैं संधि में बहुत बार बता चुकी हूँ। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। देखिए यहाँ पर रचनाएं बतानी हैं। कालिदास की जो रचना है ये मेघदूत है। भास की रचना का नाम स्वपनवास दत्तम है। मम्मट की काव्य प्रकाश है और विश्वनाथ की साहित्य दर्पण रचना है। आगे इसी में आगे देखिएगा, ये इसका कूट है, आप लगा ही सकते हैं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और व्याख्या में भी अब ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है। कालिदास की दूत वाक्य धारा की प्रतिनिधि कृति मेघदूत है। भास की रचना स्वपनवास दत्तम है। काव्य प्रकाश मम्मट की प्रसिद्ध रचना है और विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण प्रतिष्ठित एवं बहुविस्तृत रचना है। काव्य आदर्श के रचनाकार, काव्य आदर्श एक रचना है, बताना है कि इसके रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। ये दंडी की रचना है काव्य आदर्श। संस्कृत साहित्य में ये सारी रचनाएं जब मैं आपको कराऊंगी, आप बताएंगे अगर कमेंट बॉक्स में तो ही मैं कराऊंगी, तो ये आपको टिप्स पर लर्न हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही उसके क्वेश्चन भी आएंगे तो आप फटाफट उनको करते चले जाएंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे तभी ही मैं कराऊंगी। और आप कहाँ से ये क्लास देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे आइडिया हो कि आप कहाँ से ये क्लास को देखते हैं और कौन कौन स्टूडेंट है जो पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहा है। काव्य आदर्श जो संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है, ये काव्य आदर्श दंडी की परिपक्व अवस्था की कृति है। और दंडी ने काव्य आदर्श में महाराष्ट्र प्रकृत और वैदर्भी रीति की प्रशंसा की है। दंडी की रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, छंदोविच और कला परिच्छेद तथा द्विसंधान काव्य, ये दंडी की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है वो कालिदास की कृति नहीं है। देखिए यहाँ पर कुमार संभव भी कालिदास की है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम भी है, लेकिन उत्तरामचरितम जो है ये भवभूति की रचना है, ये इनकी रचना नहीं है, ठीक है। भवभूति की अन्य महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उसमें महावीर चरितम और मालती माधव आते हैं। 3 रचनाएं भवभूति जी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उत्तरामचरितम, मालती माधव और महावीर चरितम। उत्तरामचरितम महावीर चरितम का स्रोतम रामायण है, और जबकि मालती माधव कवि कल्पित कृति है। कालिदास की कृति कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम के अतिरिक्त मेघदूत और मालविकाग्निमित्र भी है, ऋतु संहार भी इनकी रचना है। आगे देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से पितरों शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त होगा। पितरों का बताना है, माता चे पिता चे, ये आपका राइट हो जाएगा। माता चे पिता चे पितरों, यहाँ माता के साथ पिता का प्रयोग हुआ है, तो दोनों पद द्वंद्व समास होने पर प्रत पद शेष रहा है, इसलिए दोनों पदों का प्रतिपादक होने से द्विवचनात् पितरोः रूप सिद्ध हुआ है। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है। लोट लकार का प्रयोग बताना है, ये आज्ञा अर्थक आशीर्वाद के लिए भी होता है, आज्ञा अर्थक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये क्लास 12th की जो बुक होती है यूपी बोर्ड की हिंदी की एक बुक होती है क्लास 12th में संस्कृत से संबंधित, ठीक है। उसमें संस्कृत के कुछ चैप्टर होते हैं, उसमें पीछे जो साहित्य दिया होता है संस्कृत व्याकरण, और तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए, जितने भी रूप उसमें दिए हैं बस वो आप कर लीजिए तो आपका संस्कृत व्याकरण भी हो जाएगा। और अगर आप मुझे कहेंगे कराने के लिए तो फिर मैं भी करा दूँगी आपको रिवाइज़। अब यहाँ पर देखिएगा, लोट लकार आज्ञा अर्थक
आशीर्वाद एवं प्रार्थना और उपदेश के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है, जैसे कि कुरु देव कार्यम, देवता का काम करो, देवताओं का काम करो। देही में प्रतिवचनम, मुझे उत्तर दीजिए। वीर प्रसवा भूय, तुम वीर पुत्र पैदा करने वाली बनो, तुम वीर पुत्र पैदा करने वाली बनो। तो इस तरीके से जो है इसकी व्याख्या आपने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, असभ्यम शब्द का रूप होगा। ये बताना है कि ये किस शब्द का रूप है, कौन सी वचन में आता है। ये अस्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति का रूप है। राइट आंसर आपका होगा। पट धातु के लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार में क्या होता है आपका, ये आपको जानना जरूरी है। लंग लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है, कौन सा होगा। लंग के जो रूप होते हैं वो अ लग कर चलते हैं। पठ धातु में अपठ इस तरीके से चलेंगे। अपठत, अपठताम, अपठन, अपट, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठान। तो उत्तम पुरुष में पूछा है तो अपठम में आ जाएगा। बहुवचन पूछा है अपठम, अपठाव, अपठाम। अपठाम आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिएगा, पट धातु के लंगलकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप अपठाम होता है। लंगलकार के उत्तम पुरुष के तीनों वचनों के रूप जो है अपठम, अपठाव, अपठाम है। जो काम बीते हुए समय में हो चुका है उस काल के लिए समय को भूतकाल, उस काल के लिए जो समय होता है, यानी समय को क्या बोलते हैं, उस काल को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में लंगलकार का रूप चलता है जो कि अशब्द लगकर चलता है। 41 नंबर क्वेश्चन, मत्याम शब्द का रूप है। मत्याम जो है वो मति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। मुकुट शब्द बताना है, निम्नलिखित में से किस कोटि का है। ये तत्सम कोटि का है मुकुट। अंगिका किस शब्द की बोली है। अंगिका बताना है किस शब्द की बोली है। अंगिका जो है ये बिहार की है। अंगिका का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अंगिका या अंगिका बिहार राज्य की बोली है। बिहार में भागलपुर के समीपवर्ती प्रदेश का नाम अंग राज्य था और इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा नगरी या फिर आधुनिक नाम चंपारण है। यहाँ की बोली जाने वाली बोली का नाम अंगिका है। रामायण काल में यहाँ के राजा दशरथ के सखा लोमपाद थे और महाभारत काल में कर्ण अंग देश के राजा थे। अंगिका बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी की जो अन्य बोलियां हैं वे हैं मगही और मैथिली। ठीक है, मगही और मैथिली। ये जब हिंदी में हम पढ़ते हैं ना, भाषा वाला चैप्टर बहुत बार पढ़ाई है आपको, देखिएगा आगे बहुत बार पढ़ाई है और ऐसे क्वेश्चन कराते हुए भी बहुत बार बताई हैं सारी बोलियां। देखिएगा, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है। त्रिलोचन शास्त्री की कविता बताना है हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है। तो इनकी जो कविताएं हैं वो मैथिली में है। त्रिलोचन शास्त्री का पूरा नाम जानेंगे, वासुदेव सिंह था। याद भी रखेंगे, त्रिलोचन शास्त्री का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। और त्रिलोचन शास्त्री की जो प्रमुख रचनाएँ हैं शब्द धरती, ताप से ताए हुए दिन, मिट्टी की बारात, चंपा, नगई, मेहरा और मैं उस जनपद का कवि हूँ आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होने पर किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। ये पूर्वी हिंदी की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ में जहाँ ने का प्रयोग नहीं होता वो पूर्वी हिंदी की प्रमुख जो है विशेषता होती है। यहाँ देखिएगा, सकर्मक अकर्मक क्रिया के साथ में कर्ता के रूप में कोई अंतर नहीं पाया जाता। पूर्वी हिंदी का विकास प्राचीन अर्धमागधी से हुआ है और बिहारी हिंदी का मागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी की बात करें तो सोरसैनी अपभ्रंश से, ध्यान में रखना। इसका क्षेत्र है फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर का कुछ भाग और बघेलखंड तथा छत्तीसगढ़। अवधि पूर्वी हिंदी की समस्त बोलियों में प्रधान है। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ये अधिशासी शब्द है जो कि शुद्ध है। यहाँ पर अधिशासी ऑप्शन नंबर 1 आपका ये ठीक होगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है। युधिष्ठिर में अलुक समास है। अलुक समास ऐसे होते हैं, देखिएगा, ऐसे समास जिनमें
पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उनको अलुक समास कहते हैं। अलुक समास के केवल 2 ऐसे उदाहरण हैं जो साहित्य में पूर्व ग्रंथकारों के ग्रंथों में मिलते हैं। उनके अतिरिक्त किसी समास में विभक्ति या फिर प्रत्यय का लोप न करने का हम लोगों को अधिकार नहीं है। उदाहरणार्थ युधिष्ठिर, इसमें क्या होगा आपका युद्ध धन स्थिर, ये अलुप में है। और जनुषांध में होता है जन्मांध, इसको जन्मांध भी बोलते हैं। अंत है बेसी, ये शिष्य के लिए प्रयोग होता है। और सरसी जमू, ये कमल में प्रयोग होता है। कवि का स्त्रीलिंग, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। कवि का स्त्रीलिंग, राइट आंसर आपका कवित्री हो जाता है। और कई बार कवित्री को ये भी बताना होता है कि इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ध्यान में रखेंगे। कव धन येत्री होता है, कवित्री, इस तरीके से पहचान करनी सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में ऋषि का स्त्रीलिंग पूछा गया है। ऋषि का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूजनीय। पूजा के योग्य कौन होगा? जो पूजनीय होगा वही तो होगा पूजनीय। यहाँ पूज्य में अनियार प्रत्यय लगने से पूजनीय शब्द बना है और अनियार का अन्य शेष रहता है। अनियार प्रत्यय का प्रयोग साधारणतया विधिलिंग यानी चाहिए के अर्थ में, भविष्यत काल में तथा आज्ञा अर्थ में होता है। अनियार प्रत्यय में बने शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि पूजनीयाम, इमा प्रतिमा, सर्वे प्रसन्ति, पूजनीय, इस मूर्ति की सभी प्रशंसा करते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? शुद्ध बताना है। कौन सा शब्द है अशुद्ध? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिए, इस तरीके से पढ़ने में भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। अशुद्ध शब्द पूछा है तो विज्ञ यहाँ पर जो है वो अशुद्ध होता है, क्योंकि अभिज्ञ का विपरीतार्थक शब्द यहाँ क्या होगा? अभिज्ञ का विपरीतार्थक होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विपरीतार्थक ध्यान में रखेंगे, बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं। अनभिज्ञ होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, और अभिज्ञ, विज्ञ और अनभिज्ञ ये शुद्ध शब्द हैं, लेकिन विज्ञ ये कुछ नहीं होता। ठीक है, ये जो है ये कुछ भी नहीं होता, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है और अज्ञ का विज्ञ होता है। ठीक है, ये किसका होता है? ये होता है अज्ञ का। अज्ञ का होता है विज्ञ, लेकिन ये विज्ञ जो लिखा है यहाँ पर ये कुछ नहीं होता। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम है? अल्पविराम बताना है इनमें से कौन सा होता है। तो जो ये कोमे का प्रयोग होता है, ये जो कोमा आप लगाते हैं ना, ये आपका अल्पविराम होता है। विराम चिन्ह किसी भी भाषा में विराम चिन्हों की जटिलता और भावों का उतराव चढ़ाव समझे बिना भाषा के तत्व को समझना कठिन होता है। इसके लिए विराम चिन्हों की सहायता लेनी आवश्यक होती है। और विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, हर्ष, विषाद, प्रसन्नता, आश्चर्य आदि का प्रकटीकरण। लिखित भाषा में प्रयोग करने हेतु शब्दों या और वाक्यों के अंत में लगने वाले ऐसे चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य रूप से विराम चिन्ह जो हैं आपके होते हैं, अल्पविराम का साइन दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, अर्धविराम ऐसे बनता है, उपविराम ये आपकी 2 बिंदियाँ होंगी, पूर्ण विराम में एक पूरा पूर्ण विराम होता है आपका, एक डंडा, प्रश्नवाचक ये आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, विस्मय सूचक इस तरीके से बनेगा, संयोजक इस तरीके से, और विवरण चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से होता है, उदाहरण चिन्ह ये होता है। तो ये आपके चिन्ह होते हैं, इस तरीके से भी आप इनको ध्यान में रखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियाँ आती हैं उनको बताना है, क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं विलिष्ट। उनको क्या बोलते हैं? विलिष्ट बोलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन रचना अधूरी है? राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? तो देखिएगा, उनकी जो अधूरी रचना है वो है बाल भारत, लेकिन यहाँ आपको बाल भारत मेंशन नहीं किया गया है,
राजशेखर जी की बाल भारत रचना अधूरी है। ध्यान में रखेंगे, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, देखिएगा आप नोट कर सकते हैं इसको। बाल भारत, ये रचना राजशेखर की अधूरी है। ये क्वेश्चन आपका फॉल्स मान लिया गया था क्योंकि यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन नहीं है। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। राजशेखर की उदित चारों रचनाएं बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विशुद्ध विद शालमंजिका, ये पूर्ण रचना है। उनकी अधूरी रचना का नाम है बाल भारत। अधूरी रचना कौन सी है? बाल भारत है, जिसमें केवल 2 अंक ही उपलब्ध है। बाल भारत में महाभारत की कथा का विशाल नाटकीय रूप है। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखा गया एक षट्क है। काव्य मीमांसा साहित्य समीक्षा से संबंध रखता है। इसमें 28 अध्याय हैं। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन। सत्यार्थे प्रत्यगत्यो गत्या सर्वज्व वन्य सनहते कर्मणेन तेन वृत्तिमयंक विनिगदे। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? विश्वनाथ जी ने यमक की ये परिभाषा दी है। जो यमक अलंकार है, इसकी परिभाषा विश्वनाथ जी ने दी है। विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में यमक की उद्धृत परिभाषा दी है। साहित्य दर्पण में मम्मट के काव्य प्रकाश के हर बात का खंडन किया गया है। दर्पण का कार्य प्रकाश का प्रतिक्षेप करना होता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने अपने दर्पण द्वारा काव्य प्रकाश मम्मट के प्रकाश का प्रतिक्षेप कर साहित्य के विद्यार्थियों की दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न करने का प्रयास किया है। और काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण के समान राजशेखर का ग्रंथ काव्य मीमांसा में भी साहित्य की समीक्षा की गई है। 56 नंबर क्वेश्चन। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वैसे इसकी व्याख्या में कुछ ज़्यादा नहीं है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संज्ञा, सर्वनाम आदि की संख्या बतलाने वाले रूपों को ही वचन कहते हैं। जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग होता है, और जैसे मनुष्य जाति मरणशील है तो गण, वर्ग, गण, समुदाय और चतुष्टय आदि शब्द बहुत होते हैं, होते हुए भी एक वचन में ये प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि यानी कि आपको समझ आ रही है चीज़ें। जो जातिवाचक संज्ञा होती है वहाँ एक वचन का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक गण, ठीक है, तो बहुत सारे शिक्षक होंगे तभी तो शिक्षक गण बोला गया है, तो एक वचन होगा यहाँ पर। छात्र गण आदि ये एक वचन में प्रयोग होते हैं। समाहार द्वय बहुत बोधक होते हुए भी एक वचन में प्रयुक्त होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 57। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक पुल्लिंग शब्द है। दही खाई नहीं जाती, दही खाया जाता है। दही खट्टी नहीं होती, खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक पुल्लिंग शब्द है। दही का प्रयोग पुल्लिंग रूप में होता है। नियमानुसार इकारांत संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि नदी, रोटी, पोती, टोपी और मिठाई, सगाई, उदासी, चिट्ठी आदि। नियम के अपवाद स्वरूप दही है, मोती है और घी है, इनका प्रयोग पुल्लिंग में होता है। तो ध्यान में रखेंगे तीनों ही शब्द। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है ये बताना है। ज्योत्सना सही होगा, जिसमें आधा जय बनेगा, फिर आधा तय, आधा सही, ये तीनों शब्द आपके आधे मिलेंगे आपको। ये वाला ज्योत्सना बहुत बार पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ज्योत्सना आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, सही बताना है। और सन्यासी, जिसमें अनुस्वार भी लगता है और आधा न भी बनता है, ये सन्यासी सही होता है, ऑप्शन नंबर 1। वर्तनी की दृष्टि से बलाघात के कारण सन्यासी शब्द सही है, और इसमें जो है आपका यहाँ बिंदी भी लगती है, ठीक है। किसी शब्द के उच्चारण में जब किसी अक्षर पर विशेष बल दिया जाता है तो वहाँ बलाघात उत्पन्न होता है। बलाघात अक्षर के स्वर पर ही होता है, इस कारण इस प्रकार के अर्थ भेद उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि बलाघात अर्थ या फिर उच्चारण की स्पष्टता के लिए बलाघात सामान्यतः संयुक्त अक्षर के पहले वाले अक्षर पर लगता है। जैसे सन्यासी हुआ आपका, चंद्र हुआ,
और वृंद हुआ। तो इसमें अनुस्वार भी आएगा और आधा ने भी आएगा, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ, अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका शत्रु कोई पैदा नहीं हुआ है या जिसका शत्रु अजात हो, अर्थात शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। ऐसे अतः ऐसे व्यक्ति को अजात शत्रु कहते हैं। अजान बाहु का अर्थ होता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। अजात शत्रु से तात्पर्य अज्ञात शत्रु से तात्पर्य ऐसे शत्रु जिसकी जानकारी ना हो। और अजात पूर्व का अर्थ होता है इसके जैसे पूर्व में पैदा ना हुए हो। अजात पूर्व इसके जैसे पूर्व में पैदा ना हुए हों। कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। और कृतघ्न कई बार वर्तनी की दृष्टि से भी देखा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कैसे बनता है कृतघ्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का नीरद होता है, मेघ भी होता है, वारिद होता है, जलद, नीरद और मेघ, ये तीनों होते हैं। वारिद नहीं होता। वारिद किसका होता है? ध आ गया ना इसमें, इस चीज से ध्यान रखिए, समुद्र का होता है। ठीक है, वारिद पर्यायवाची सागरीय समुद्र का होता है। अतः यही शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। इसके अतिरिक्त जितने भी शब्द दिए हैं वो सारे बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ स्पष्टतः बादल का पर्यायवाची है। जल के पर्यायवाची शब्द में द, ध्यान से देखिएगा, जल के पर्यायवाची शब्द में द अक्सर जुड़ने से बना शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। इसी तरीके से जल के शब्द में धी जुड़ने से जो शब्द बनते हैं वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो जलज आप बोलेंगे तो जल का पर्यायवाची होगा, जलद बोलेंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, और जल्दी अगर बोलते हैं तो ये किसका हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य यहाँ पर सही है? बैल और बकरी घास चरते हैं। आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर 2 ठीक हो जाता है। बैल और बकरी घास चरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 पर हैं हम। 34 में तो बहुत पीछे चले जाएंगे। 64, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? ये किस तरह का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ये एक देखिए, देखने से भी आपको पता लग रहा होगा कि ये मिश्रित वाक्य है, कि इस तरीके से पहला वाक्य या दूसरे वाक्य जो है वो पहले पर डिपेंड होना या पहले का दूसरे पर डिपेंड होना, इस तरह के जो वाक्य होते हैं दूसरा वाक्य ही आश्रित होता है अधिकतर पहले पर, तो उपवाक्य भी उसको कहते हैं। और ये जो है मिश्रित वाक्य के उदाहरण होते हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित होता है। आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा में उसने कहा मुख्य उपवाक्य है और मैं घर जाऊंगा आश्रित उपवाक्य है। अतः मिश्रित उपवाक्य को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब किसी भी विषय में पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कोई साधारण वाक्यों को जोड़कर एक बनाया जाता है तो उसे संपूर्ण वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 65, कादम्बरी किसकी रचना है? ये बाणभट्ट जी की रचना है। कादम्बरी किसकी? बाणभट्ट जी की रचना है। चलिएगा, वाक्य रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? वाक्य रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ जी का कथन है। वाक्य रसात्मकम काव्यम कविराज विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षणों को सदोष बताकर एवं उनका खंडन करके अपने काव्य का लक्षण वाक्य रसात्मक काव्यम किया है और उनके अनुसार रसात्मक काव्य को काव्य कहते हैं। उनके अनुसार रसात्मक काव्य को काव्य कहते हैं। रसात्मक काव्य का अभिप्राय बताते हुए वे कहते हैं कि जिसका आत्म तत्व रस तत्व होता है, जिसका आत्म तत्व रस तत्व होता है उस वाक्य को रसात्मक वाक्यम कहते हैं। इस काव्य में एकमात्र सार तत्व रस है, क्योंकि बिना रस के कोई भी वाक्य काव्य नहीं हो सकता। रमते इति रसः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसका अवसादन किया जाता है उसे रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी के द्वारा रचित है? कौन सी कृति है जो भारवी के द्वारा रचित है? किरातार्जुनीयम जो है ये भारवी की कृति है।
यहाँ पर कुमार संभव कालिदास जी की हो जाती है। नैषधीय चरितम जो है ये श्री हर्ष की हो जाती है। और शिशुपाल वधम ये माघ की रचना हो जाती है। तो बची किरातार्जुनीयम, ये भारवी की रचना है। देख लीजिए, किरातार्जुनीयम जो है ये भारवी की रचना है। किरातार्जुनीयम सर्गबद्ध महाकाव्य है और इस महाकाव्य के नायक धीरोदात्तक गुण विशिष्ट अर्जुन है। किरात वेशधारी शिव प्रतिनायक है और वीर रस प्रधान है। इसका जो रस है वो वीर रस प्रधान है तथा श्रृंगार आदि रस अंगीभूत रस है। पांचाली रीति है, इसमें प्रसाद इसका गुण है। दिव्य पाशुत्व अस्त्र की प्राप्ति इसका फल है। 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता बताना है कौन है। मुद्रा राक्षस नाटक की रचयिता ये विशाख दत्त की रचना है। किसकी है? विशाख दत्त की रचना है। और इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका समय माना जाता है 375 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी के समकालीन। मुद्रा राक्षस 7 अंकों में विभाजित राजनीतिक विषयक नाटक है और इसमें मुद्रा यानी कि अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने का वर्णन है, अतः इसका नाम मुद्रा राक्षस पड़ा। इसमें दिखाया गया है कि चाणक्य ने नंदवंश का नाश किया और कूटनीति चालों से नंदवंश के मुख्य मंत्री राक्षस को वह चंद्रगुप्त का मुख्यमंत्री बना देता है। इसमें राक्षस और चाणक्य के दांव पेचों, उखाड़ पछाड़ और संधि विग्रहों का विस्तृत वर्णन है। 69 नंबर क्वेश्चन। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है, क्योंकि दो नए एक साथ आए हैं यहाँ पर, तो युग्मक ध्वनि इसको कहा जाता है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग यहाँ पर उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प तो नहीं होंगे। स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? मृत्यु आ जाएगा। आयुग्वाह शब्द कहा जाता है। आयुग्वाह क्या, इसमें से किसको कहा जाता है ये बताना है। जो विसर्ग होते हैं ना बेटा, विसर्ग को आयुग्वाह बोलते हैं। अल्पप्राण क्या होते हैं? ये महाप्राण क्या होते हैं? ये मैंने बताया आपको बहुत बार। महाप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अल्पप्राण में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। तो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। देखिए, आयुग्वाह की बात कर लेते हैं। आयुग्वाह अंकों हिंदी वर्णमाला में अंग और आह 2 ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें परंपरागत रूप से यद्यपि स्वर वर्णमाला के साथ लिखा जाता है। लिखा तो स्वर वर्णमाला के साथ में है, लेकिन ये वे परस्पर स्वर वर्ण नहीं होते। इन्हें अनुस्वार और विसर्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अंग को अनुस्वार बोलते हैं। अंग को क्या बोलते हैं? अंग को बोलते हैं अनुस्वार और अह को बोलते हैं विसर्ग। अह को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। और इनके संकेत चिन्ह क्रम से अनुस्वार का ये और विसर्ग का ये होता है। ध्यान से देखिएगा, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, अपितु ये स्वरों के सहारे चलते हैं और इनका प्रयोग जो है वो स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, इसीलिए ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात में आते हैं। स्वरों के पहले नहीं आते। जैसे स्वर के व्यंजन जो है व्यंजनों के तरह ये स्वर के पहले नहीं आते। ये कब आते हैं? बाद में आते हैं, इसीलिए व्यंजन नहीं है। अच्छा, वर्णों की 2 श्रेणियां में इनका किसी के साथ में जाति योग नहीं है और इसीलिए इन दोनों ध्वनियों को आयुग्वाह कहते हैं। न स्वर के योग से और न व्यंजन से। आयोग फिर से अर्थ वहन या वहा करते हैं। आयोग का जो फिर से अर्थ है वो वहन या फिर वाहन करना है, वहा करना है। 72 नंबर क्वेश्चन। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य को रवि भी बोलते हैं, हंस बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं, लेकिन सारंग नहीं बोलते। सारंग इसका पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, देखिएगा आगे। सारंग 3 विकल्प यहाँ रवि, भास्कर और हंस ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। सारंग बहुअर्थी शब्द है। सारंग का पुल्लिंग अर्थ जो पुल्लिंग अर्थात शब्द है ये, और चितकबरा रंग, कांति, चमक, चटकीला आदि इसके जो हैं अर्थ हैं। दीपक, ईश्वर, चंद्रमा, शिव, श्री कृष्ण, कामदेव, समुद्र, सागर, जल, शंख, मोती, कमल, घोड़ा, हिरण, सांप, मेंढक, सोना, चीतल,
और भोरा फूल काजल कपड़ा आदि। सारंग नट और सारंग भरमरी में राग से संबंधित है। सारंग लोचन का अर्थ है जिसकी आंखें हिरनी के जैसी हो। सारंग में लोचन का अर्थ क्या है? जिसकी आंखें हिरनी के जैसी हो। और सारंग लकड़ी की एक छोटी नाव भी होती है। सारंग क्या होती है? लकड़ी की एक छोटी नाव होती है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए। अंतरंग का सही विलोम है। अंतरंग का सही विलोम बताना है। अंतरंग का जो सही विलोम होता है वो होता है बहिरंग। अंतरंग अंदर का रंग और बहिरंग बाहर का रंग। 74 नंबर क्वेश्चन। शब्द युग्म प्रयत्न पर्यंक के अर्थ भेद का चयन कीजिए। पर्यंक का जो अर्थ भेद होता है तक यानी कि प्लंग होता है। तक और प्लंग ये होता है। पर्यंक का तक और पर्यंक का प्लंग देखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन। भूषण बिनु न बरजाई कविता बनिता मित। यह कथन किसका है? ये जो कथन है भूषण बिनु न बरजाई कविता बनिता मित, ये केशवदास जी का कथन है। और ये जो उक्ति है ये केशवदास जी ने की है। केशवदास की रचना कवि प्रिया इस उक्ति को चरितार्थ करती है। यही कारण है कि कविवर बिहारी ने कवि प्रिया का इतना विशिष्ट अध्ययन किया था कि इस कृति के प्रभाव उनके मानस पटल पर कई प्रकार से पड़ा। यह भी कहना असंगत तथ्य नहीं होगा कि कवि प्रिया के भाव, शब्द और प्रयोजन सभी कुछ कविवर बिहारी की सतसई पर विस्तृत रूप में दिखाई पड़ते हैं। उदाहरणार्थ केशवदास जैसे इनकी कुछ पंक्तियां हैं तो देखिएगा। केशवदास जी की। राधा केशव कुंवर की बाधा हरहु परवीन। राधा केशव कुंवर की बाधा हरहु परवीन। नेक सुना बहु करी कृपा शोभत बीन परवीन। ये तो हो गई आपकी केशवदास जी की पंक्ति। और बिहारी की पंक्ति की बात करें तो मेरी भवबाधा हरो राधा नगरी सोई जातन की झाई पे श्याम हरित दुति हुई। ये पंक्तियां हैं बिहारी जी की। 76 नंबर क्वेश्चन। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो छल को कहा है। ध्यान में रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल को कहा है। एको रस करुणा एव किस कवि की उक्ति है? एको रस करुणा एव जो है भवभूति की उक्ति है। ठीक है, भवभूति एको रस करुणा एवं महाकवि भवभूति ने उत्तरामचरितम के में एकमात्र करुण रस को ही रस माना है। भवभूति का कहना है कि रस केवल एक है और वह है करुण रस। वही निमित्त भेद से श्रृंगार आदि विभिन्न प्रकार से दिखाई देता है। जिस प्रकार से एक ही जल बुदबुद बुलबुला भंवर और तरंग के रूप में अलग अलग दिखाई देता है, वस्तुतः सब एक ही जल है, उसी प्रकार से श्रृंगार आदि सभी करुण रस के ही विभिन्न रूप हैं। अर्थात श्रृंगार आदि अन्य सभी रस उस करुण रस के विवृत मात्र हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ध्यान में रखेंगे, क्या है करुण रस का स्थायी भाव? शोक है। शोकचित की एक कष्टप्रद अवस्था है और इस प्रकार करुण रस दुखात्मक है, तो फिर क्यों इसे देखने के लिए लोग प्रवृत्त होते हैं? इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः करुण रस का सुखात्मक योग मंच पर शोक का जो भाव जागृत होता है वह सामान्य शोक से भिन्न है। विश्वनाथ ने करुण रस को सुख परक माना है। आगे जो नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन उसको देखिएगा। चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी में हमें बताना है कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना ये जो है जयशंकर प्रसाद की कामायनी से उद्धृत सिंधु सेज पर धरा वधु अब में व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा आदि शक्तियों के शांत हो जाने पर उसे विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को व्यंजनार्थ कहते हैं। आचार्य मम्मट तथा विश्वनाथ दोनों ने व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद किए हैं, अभिधा मूलक और लक्षणामूलक।
नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? कौन सी तिथि है जिसको हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो वो तिथि है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। इसकी व्याख्या को देखिएगा। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान में लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 से मान्य हुई है। किंतु भारत में हिंदी सदैव दोयम दर्जे की भाषा राजभाषा बनी रहेगी, क्योंकि राजभाषा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 345 द्वारा उसकी प्राथमिकता को बाधित कर अंग्रेजी को प्राथमिकता प्रदान की गई है। राजभाषा अंग्रेजी के साथ हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया है। 81 नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, वर्ण की संख्या बतानी है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? तो 52 वर्ण है। संकर शब्दों का अर्थ होता है, संकर शब्द वे दो शब्द होते हैं, दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं वही संकर शब्द कहलाते हैं। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। संकर शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को कहते हैं, इन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि टिकट, घर में टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। आंगन बोट में आंगन हिंदी शब्द है और बोट अंग्रेजी शब्द है। वर्षगांठ में वर्ष संस्कृत शब्द है तथा गांठ हिंदी शब्द है। डॉक्टर बहारी ने इन्हें दिग्गज शब्दों की भी संज्ञा दी है। उदाहरणार्थ तिमाही, फूलदान, रेल यात्रा आदि ऐसे ही शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 83। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चला उन्हें कहा जाता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जिनकी उत्पत्ति का ही नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं देशज शब्द। भक्ति काल की समय सीमा क्या रखी गई है? भक्ति काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक मानी गई है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है वो कोई भी ठीक नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञानमार्गी जो शाखा के कवि हैं उनको संत कवि के नाम से भी पुकारा जाता है। संत कवि ज्ञानमार्गी शाखा का विकास पतन संत कवियों की सद्भावना के कारण हुआ है और संत कवियों से पूर्व साधना 3 साधन संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय, योग संप्रदाय और सूफी संप्रदाय। इन तीनों के आधार पर निर्गुण संप्रदाय की स्थापना हुई। इसी संप्रदाय का काव्य ज्ञान आश्रय शाखा का बना काव्य कहलाया। ज्ञान आश्रय शाखा में नामदेव, रैदास, कबीरदास, नानक और दादू, रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास आदि संत हुए हैं। संत कवियों ने सत्संग पर विशेष बल दिया है और समाज सेवा, सुधार, हृदय शुद्धि उनके धर्म के अंश थे। क्वेश्चन नंबर 86, जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी कौन सी धारा के कवि हैं? ये प्रेम आख्यान काव्य धारा के कवि हैं। और देखिएगा जायसी के विषय में, जायसी जो हैं ये प्रेम आख्यान काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। मलिक मोहम्मद जायसी अपनी प्रेम, भक्ति और साधना के द्वारा प्रभु प्रेम में मग्न रहते थे। जायसी के ग्रंथ पद्मावत में प्रेम मार्ग का महत्व, प्रेम की गरिमा, उसका सौंदर्य और प्रेम के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सुंदर वर्णन है। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम का बाण एक बार लग गया वह प्रेम के मर्म को जान सकने में समर्थ हो सकता है। प्रेम घाव दुख जान न कोई, प्रेम भाव घाव दुख जान न कोई, जेहि लागे जानई सो पई सोई। प्रेम आख्यान काव्य धारा का सर्वस्व प्रेम है और प्रेम ही कर्म है, धर्म है, पंथ है, मंत्र है और प्रेम ही परमात्मा है। इसका मतलब क्या है कि जो अभी आपने पढ़ी पंक्ति कि प्रेम घाव दुख जाने, प्रेम भाव दुख जाने न कोई, प्रेम आख्यान इसका मतलब है कि प्रेम के घाव को कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, ये तो वही जान सकता है जिसको ये पीर लगती है। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पद्मावत के रचनाकार का नाम बताना है। ये किसके नहीं, पद्मावत के रचनाकार का नाम है। यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन जो है वो मलिक मोहम्मद
जायसी हो जाएगा। पद्मावत के जो रचनाकार हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। रसापकर्षा दोषा उक्ति किस आचार्य की है? रसापकर्षा दोषा जो उक्ति है ये बताना है कि किस आचार्य की उक्ति है। ये मम्मट की उक्ति है। रसापकर्षा दोषा विश्वनाथ इसके आकर्षक करने वाले कारणों को दोष कहते हैं। और सर्वप्रथम अग्नि पुराण कार ने दोष का स्वरूप प्रतिपादित किया। उद्वेग जन को दोषः अर्थात जो उद्वेग का जनक होता है उसे दोष कहते हैं। अग्नि पुराण के पश्चात मम्मट ने दोष का लक्षण मुख्यार्थ व हित किया है। उन्होंने हित का अर्थ विनाश न मानकर अपकर्ष माना है। और हतिर पकर्ष का मुख्य अर्थ रस कहा है, रसश्च। इस प्रकार मम्मट के अनुसार रस के अपकर्ष के कारण को दोष कहते हैं। विश्वनाथ का कहना है कि जिस प्रकार से काव्यत्व खजत्व आदि दोष शरीर के द्वारा आत्मा का अपकर्ष सूचित करते हैं, उसी प्रकार से श्रुति कटुत्व आदि दोष शरीर भूति शब्द और अर्थ के द्वारा आत्मभूति रसादि का अपकर्ष करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, कृति भिन्नति बुति भली सोई। कृति बिनती बुति भली सोई, सुरसी सम सब कह हित होई। उपरोक्त पंक्ति में तुलसीदास जी ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? ये भी आपको बहुत बार क्वेश्चन आया है। और इसमें लोकहित की इन्होंने बात की है, ठीक है, लोकमंगल की बात की है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, लोकमंगल। मुख कमल समीप सजे थे। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुराइन के। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है यहाँ, जो आपको ट्रिक बताई हुई है वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। 91 नंबर क्वेश्चन, रीति संप्रदाय के से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। रीति संप्रदाय से संबंधित जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो काव्य अलंकार सूत्र है। राइट आंसर काव्य अलंकार सूत्र। और रीति संप्रदाय काव्य अलंकार सूत्र आचार्य वामन रीति के प्रवर्तक हैं। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। काव्य रीति आत्मा काव्य से रीति क्या वस्तु है? रीति क्या वस्तु है? वामन विशिष्ट पद रचना को रीति बताते हैं। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। और वामन के पूर्व दंडी ने रीति का वर्णन किया है। 10 गुणों को वैदर्भी मार्ग का प्राण बताया है। इति वैदर्भी मार्गस्य प्राण 10 गुणा स्मृतः। वामन के पश्चात कुंतक ने रीति को मार्ग की संज्ञा दी है और कवि प्रस्थान हेतु भी कहा है। आनंदवर्धन ने रीति को संगठना और राजशेखर ने कवि वचन विन्यास क्रम की संज्ञा दी है। इस प्रकार रीति को काव्यशास्त्र का प्रमुख संप्रदाय माना जाता है। तो इसको आप 2 बार अगर पढ़ लेंगे ना तो इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। 1 टाइम तो कम समझ में आएगी, लेकिन जैसे ही आप इसको 2 बार कम से कम रीड कर लेंगे तो समझ में आने लगेगी। घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद जो है एक वर्णिक छंद होता है। घनाक्षरी किस प्रकार का छंद होता है? एक वर्णिक छंद होता है। आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं। आचार्य भरत के अनुसार, भरत यानी कि भरत मुनि के अनुसार गुण कितने माने गए हैं? गुण माने गए हैं 10। आचार्य भरत के अनुसार 10 काव्य गुण माने गए हैं, जिसमें आपके श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद और शोकामार्थ, अर्थ, व्यक्ति, ओदारता तथा कांति हैं। आचार्य वामन काव्य के गुणों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणाः, अर्थात काव्य की शोभा विनायक धर्म का नाम अलंकार है। काव्य कविता का कलेवर, शब्द और चैतन्य अर्थ के मूल कारण गुण है। मम्मट रस के स्थिर धर्मों को गुण कहते हैं, जो रस के साथ नित्य रहते हैं और रस का साक्षात उपकार करते हैं। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94। क्लास कैसी लग रही है? चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। पूरे 125 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, इतने ही क्वेश्चन आते हैं
और इतने ही हम करने वाले हैं, तो क्लास को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ क्लास लंबा हो गया, लेकिन एक पेपर को हम एक ही बार में कंप्लीट कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है, फिर पार्ट में भी आप उसको देखते नहीं हैं। देखिएगा आगे, भाव शांति और भाव संधि, भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? भाव के संचारी भाव से है। ये किससे है? संचारी भाव से है। भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध संचारी भाव से है। व्याभिचारी भावों की संख्या 4 दशाओं के कारण ही ये चतुर्विध माने गए हैं। उत्पत्ति संधि, साबल्य, शांत्यो, व्याभिचरण। ठीक है, और आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 नंबर, चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी हे ब्रस भानुजा, ये हलधर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बहुत बार बताया, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं तीनों। देखिएगा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की है। मगही, भोजपुरी, मैथिली ये आती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, और बघेली बुंदेलखंड की बोली का नाम है। यह बोली रावा, जबलपुर और दमोह, मांडला, बालाघाट, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। अनेक भाषा वैज्ञानिक बघेली को स्वतंत्र बोली की मान्यता नहीं प्रदान करते, इसे अवधि की एक उपबोली मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी जो एक शब्द है ये संकर शब्द है, क्योंकि रेल यहाँ पर और गाड़ी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। ये क्वेश्चन हमने ऊपर ऑप्शन में भी किया था, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, प्लॉट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताना है। शमशेर बहादुर सिंह, रिपोर्टाज पढ़ाए हुए हैं, वहाँ से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। प्लॉट का मोर्चा रिपोर्टाज के जो लेखक हैं ये शमशेर बहादुर सिंह हैं, और रिपोर्ट के कलात्मक साहित्यिक कृति को ही रिपोर्टाज कहा जाता है, और अर्थात रिपोर्टाज ऐसी रिपोर्ट है जिसमें साहित्यिक एवं कलात्मकता का समावेश हो। रिपोर्टाज के केंद्र में जो घटना या फिर तथ्य रहता है उसका संबंध मनुष्य और उसके संघर्ष से होता है। वशिष्ठ मुनि ओझा हैं, इनका कथन है कि रिपोर्टाज लेखक अपने विचारों, भावों एवं अनुभूति के स्पर्श के वर्णन को प्रभावशीलता प्रदान करता है। डॉक्टर गुलाब नायक ने रिपोर्टाज को लेखक का उत्साह कहा है, और डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय का शब्दों में रिपोर्टाज लेखक का संबंध सिर्फ वर्तमान से होता है, किंतु उसका लेखन वर्तमान के उस बिंदु पर होता है जिसमें भूतकालीन मूल्यों और भावनाएं विद्यमान होती हैं और भविष्य के प्रति उत्कट लालसा भी होती है। इस प्रकार रिपोर्टाज विशिष्ट मुनि ओझा के शब्दों में रिपोर्टाज एक संश्लिष्ट विधा है जिसमें जीवन और इतिहास के अनेक धरातल किसी एक घटना, एक समय बिंदु पर केंद्रित हो उसे उद्भासित करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, अरे ये आवाज याद रहेगा किसकी रचना है? ये रचना किस रचना की विधा है? ये एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, अरे ये आवाज याद रहेगा याद, ये राहुल शंकर तायन जी का क्या है? यात्रा वृत्तांत है। 100 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगर आपको स्पीड कम लगे तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? तो खंजर नयन जो है ये जीवनी परक उपन्यास है, और इसमें सूरदास जी के जीवन पर आधारित अमृतलाल नागर का जीवनी साहित्य की अन्यतम उपलब्धि है। ये सूरदास केवल एक कवि विशेष ही नहीं है, वे एक समूचे युग के प्रणेता हैं। उनका सृजनात्मक व्यक्तित्व जीवन और साहित्य की खाई को पाटने वाला प्रयास है। अपने चरित्र नायक के चुनाव में लेखक ने व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया है, और विषय वस्तु और अभिव्यक्ति दोनों की दृष्टियों से लेखक सूरदास को व्यापक गुण संदर्भों को देखा है, और उपन्यास में अमृतलाल नागर ने सूरदास की विशिष्टताओं को उभारने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 102, कसाईबाड़ा कहानी के लेखक कौन है? शिवमूर्ति हैं इसके लेखक। कसाईबाड़ा जो कहानी है ये शिवमूर्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103,
103। इन मुसलमान हरिजनों पर कोटिन हिंदू वारिये यह कथन किसका है? ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और रसखान के लिए ये बात कही गई है। रसखान की अनन्य कृष्ण भक्ति को देखकर कहा था इन्होंने कि इन मुसलमान कवि जनन पर कोटिन हिंदू वारिये हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। मुसलमान होते हुए भी वैष्णव भक्ति में डूबे रहे हैं और इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में प्रेम तत्व का अत्यंत मनोहारी चित्रण हुआ है। कवि रसखान प्रेम की तन्मयता और भाव विहलता तथा आसक्ति के उल्लास के लिए उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने अपनी भाषा मार्मिकता और शब्द चयन में व्यंजन शैली के लिए। 104 नंबर क्वेश्चन, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। इसके प्रयोक्ता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया और निबंध में लिखा है कि जगत जीवन के संवेदन ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के भीतर कई मार्मिक आलोचनाओं की दृष्टि से बिना विक्रमक अधूरा रह जाता है। मुक्तिबोध कहते हैं कि संवेदनात्मक उद्देश्यों से प्रेरित बाह्य मन की अंतरात्मा उस संघर्ष के अनुभव चमक की चिंगारियों की भांति प्रकट होकर जीवन को ज्ञान का प्रशंसा देते हैं। संवेदनात्मक उद्देश्य मनन चिंतन के द्वारा आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। स्वयंभू रचित पौमचिर्यो उच्च कोटि का अपभ्रंश का भाषा का काव्य है। इसके काव्य की 83 संधियों में स्वयंभू ने लिखा था। बाद में इसके जो 7 संधियां थी वो उनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको जोड़कर पूर्ण किया था। ये जो है स्वयंभू जी का एक अधूरा ग्रंथ था। स्वयंभू ने अलंकार विधान को भी नूतनगढ़ ढंग से किया है और ग्राम में कहे जाने वाले उपेक्षित उपमानों को साहित्यिक बनाकर काव्य में अद्भुत जीवंतता लाने में सफलता प्राप्त की है। स्वयंभू के अपभ्रंश साहित्य में उपमानों और प्रतीकों की प्रभावकता इतनी सशक्त थी कि हिंदी की संत कवियों और रीतिकालीन कवियों ने उनसे काफ़ी प्रेरणा प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? वीरगाथा काल नाम दिया है जो दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम। इन्होंने इतिहास को सामाजिक वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया है। वीरगाथा नामकरण के लिए इन्होंने यह तर्क उपस्थित किया है कि जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधी पाते हैं। राजाश्रित कवि फुटकर दोहों का त्याग कर पराक्रम पूर्ण चरित्रों का और गाथाओं का वर्णन करने लगे हैं। यही प्रबंध काव्य रासों के नाम से पाई जाती है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है। यही नामकरण प्रचलित है। 107 नंबर क्वेश्चन, चंद्रप्रदायी किसके दरबारी कवि थे? चंद्रप्रदायी किसके दरबारी कवि थे? महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासों में शौर्य वीरता पराक्रम का अंकन किया है और जयचंद को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में चंद्रप्रदायी को छप्पियों का राजा कहा है। चंद्रप्रदायी ने छप्पे छंद का सफल और प्रभावपूर्ण प्रयोग श्रृंगार वर्णन के लिए भी किया है, किंतु जानक के पृथ्वी राज विजय के प्रकाशन के साथ पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता संदिग्ध हो गई। 108 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों किस कवि की रचना है? चंद्रप्रदायी की रचना है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? आदिकालीन जो साहित्य है इसका प्रमुख रस है वीर। कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? कवि जगनिक की रचना का नाम बताना है। यहाँ पर कौन सी है बताइए जल्दी।
कवि जगनेक की रचना का नाम है आलाखंड। कवि जगनेक की जो रचना है इसका नाम हो जाता है आलाखंड। आगे देखिएगा, बस 15 क्वेश्चन बचते हैं आपके। यहाँ देखिए, आलाखंड यह जगनेक की रचना परमाल रासों का एक अंश है जो बुंदेलखंड बहुत लोकप्रिय है बुंदेलखंड में। और परमाल रासों लोकगान यह एक विभिन्न क्षेत्रों में विविध रूपों में गाया जाता है। रासों शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वान रहस्य और रामायण आदि से मानते हैं, जो कि सर्वथा एक भ्रामक है। रासों शब्द मूलतः काव्य पर्याय है जो बाद में गे रूपक के अर्थ में प्रयोग होने लगा। और परमाल रासों में दोहा, तोमर, तोटक, गाथा, आर्य, रोला, उल्लास, छप्पे, कुंडलिया, सट्टक आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ में छंदों का प्रयोग चमत्कार के प्रदर्शन के लिए नहीं, वर्ण भावों को उद्दीप्त करने के लिए हुआ है। 111 नंबर क्वेश्चन, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। जो पूर्व मध्यकाल नाम दिया है वो दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनको पूर्व मध्यकाल कहा है, और डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, दोनों ने ही दिया है वैसे तो। यहाँ देखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल का जो नाम दिया है वो पूर्व मध्यकाल दिया है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम अभिहित हुआ है। और सृजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल नाम कहा जाता है। अत्यधिक वैभवशाली युग जॉर्ज गियर्सन 1400 से लेकर ही भक्ति काल की शुरुआत मानते हैं, जो उचित प्रतीत हुई है। भक्ति काल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। भक्ति का तत्कालीन साहित्य आंतरिक भाव है, जो कि भक्ति काव्य की जीवन के प्रसंग को कविता का प्रसंग बनाया गया है, इसीलिए वह दबे स्वर में व्यथा को चुनौती देता है। 112 नंबर क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि ये जायस नगर में उत्पन्न हुए थे। जायस नगर के निवासी होने के कारण इनको जायस कहा जाता है। इनका नाम इसीलिए पड़ा था जायसी। जायसी का वास्तविक नाम मलिक मोहम्मद जायसी है और मलिक इनकी उपाधि है। पद्मावत की रचना जायसी में हुई है, जायस में हुई है, और यह रायबरेली में पड़ता है। जायसी लिखते हैं कि जायस नगर मोर स्थानु, जायस नगर जो है वो मेरा स्थान है, जन्म स्थान है। अधिकांश विद्वान जायसी के जन्म स्थान को जायस ही मानते हैं। कविवर विशिष्ट मुनि ओझा ने लिखा है कि जायसी का जन्म जायस शहर के कच्चना मोहल्ले में हुआ था। जायसी, क्योंकि जायसी ने स्वयं लिखा है जायस नगर मोरा स्थान है। वहीं 10 दिनों के लिए पाहुने के रूप में मैं आया था, वह वैराग्य हो गया और सुख मिला। जायसी ने अपने बाल्यकाल में 4 साथियों यानी कि यूसुफ, मलिक, सलार कादिम, सलोने मियाँ बड़े से के नाम का उल्लेख किया है। ये चारों जायस के ही रहने वाले थे। अंततः यही कहा जा सकता है कि जायसी जायस के ही रहने वाले थे, अन्यत्र कहीं का भी संदर्भ उचित नहीं है। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गए? वे हैं बिहारी जी, जो कि बिहारी सत्सई इनकी एकमात्र कृति थी और इसके लिए ये साहित्य में अमर हुए हैं। अद्वितीय प्रतिभा के कारण बिहारी की सत्सई उनके कलात्मक तथा भावात्मक ज्ञान का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करती है। कला की दृष्टि से बिहारी सत्सई का भाव पक्ष जितना मार्मिक और सबल है, उतना ही उनका कला पक्ष भी सबल है। बिहारी सत्सई की अक्षर कीर्ति के भाव पक्ष संबंधी आधार है, जिनसे वह संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य के रूप चक्री में नवनीत के समान पृथक होकर अपने सहज नैसर्गिक संदिग्धता के कारण तब तक बनके को आकर्षित करती रही है। अब तक सबके मन को आकर्षित करती रही है, ये ठीक ध्यान में रखेंगे। कवि 115 नंबर क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास जी को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। और यह उक्ति प्रचलित हो चुकी थी कि केशवदास अलंकारी कवि हैं और अतः चमत्कार प्रदर्शन के कारण उनके काव्य कला पक्ष अधिक मधुरता दिखाई पड़ती है। हृदय पक्ष का पर्याय अभाव ही लक्षित होता है और न्यूनाधिक है
भी तो उस पर अलंकारों का पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है। अलंकार प्रियता के कारण ही केशव के काव्य में कृत्रिमता के दर्शन होते हैं। वशिष्ठ मुनि ओझा का कहना है कि आचार्यत्व और पंडित्व के फेर में केशव ने सरलता का ध्यान नहीं रखा और पिंगल और अलंकार शास्त्र का विशेष ध्यान रखकर छंद लिखते हैं। अलंकारों की भरमार से केशव इनके बादशाह तो अवश्य मालूम होते हैं, पर इसी कारण इनकी कविता सर्वसाधारण के समझ में न आने के कारण ये कठिन काव्य के प्रेत बन गए हैं। इसके अतिरिक्त केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहने के पीछे उनके काव्य में संस्कृत शब्दों की बहुलता, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति और आचार्यत्व भी है। 116 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। नेक्स्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ है। और आधुनिक हिंदी का दूसरा काल 1900 के आसपास शुरू होता है। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ इसी वर्ष से हुआ था। अधिकांश विद्वान सरस्वती पत्रिका के प्रारंभ से ही द्विवेदी युग की शुरुआत मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में संभाला था। उनके नेतृत्व में सरस्वती पत्रिका जो है उस वक्त साहित्य की मासिक निर्धारित संस्थान बन गई थी और भाषा की शुद्धता द्विवेदी जी का आदर्श था और मर्यादा नैतिकता साहित्य का मानदंड है। द्विवेदी युग का प्रभाव केवल गद्य साहित्य पर ही नहीं था, उनका प्रभाव पद और काव्य निर्धारण पर भी व्यापक रूप से पड़ा। इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण एक व्यक्ति खंड की व्यक्तिवादी नाम बनकर ही नहीं उभरा, वह एक युग के जीवन मूल्यों और साहित्य मूल्यों को भी प्रतिनिधित्व करता जान पड़ा। विद्वानों के बीच इसी नाम की आम सहमति है। नेक्स्ट, 117 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, गद्य काल के नाम से। राइट आंसर होगा गद्य काल। 118 नंबर क्वेश्चन, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचना में प्रकट हुआ था? मुकुटधर पांडे की रचना में। छायावाद का पूर्वाभास उद्धृत 4 विकल्पों में से छायावाद का पूर्वाभास मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ है और छायावाद के पहले चरण के कवि मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि, जिन्हें आचार्य शुक्ल सच्चे स्वच्छंदतावादी कहते हैं, दूसरे चरण में इस काव्य प्रवृत्ति को प्रौढ़तम उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले कवि प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा थे, जिन्हें छायावाद का कवि माना जाने लगा। और सर्वसम्मति से छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद कामायनी छायावाद की अलौकिक उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट रचना है, जो कि विश्व की सर्वोत्कृष्ट कृति में से एक है। 119 नंबर क्वेश्चन, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? कवि त्रिलोचन का पूरा नाम पहले भी क्वेश्चन आया है, रिपीटेड है, श्री वासुदेव सिंह है। ये व्याख्या में मैंने बताया था अभी आपको। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। बाकी आपके 5 क्वेश्चन रह जाते हैं, तो देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 121 आएगा। अभी इसकी व्याख्या को देख लीजिए पहले। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट ने ही प्रारंभ किया था। भट्ट जी का जन्म प्रयाग में 1844 ईस्वी में हुआ था। हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होता है और हिंदी प्रदीप का उद्देश्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने और रूढ़ियों का अंधविश्वास से मुक्त करके समाज सुधारने और भारत के विषय को उज्जवल बनाने के अतिरिक्त इसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार करना तथा हिंदी लिखने वालों की संख्या में वृद्धि करना था। बालकृष्ण भट्ट निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? प्रसाद का सिंदूर की होली नहीं है। बाकी जन्मेजय का नागयज्ञ और स्कंदगुप्त दुर्स्वामिनी इनके नाटक है, लेकिन सिंदूर की होली इनका नाटक नहीं है। उसने कहा था का मुख्य पात्र क्या है? लहना सिंह। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुचर्चित कहानी है और इसका पात्र है लहना सिंह, जिसके आंसू मानव जीवन के धुएं में अपने को लपेट कर धूप में तापकर मन की मलिनता को चांदी की तरह उज्जवल देख लीजिए यहाँ कैसे बना है, कई बार पूछा जाता है, और गंगा जल की तरह पवित्र बनाता है। कैशोर के मधुर घटना को दुहाकर कहानी के आदि अंत
को समीप ला दिया है। और इस भावना प्राण सैनिक कहानी में नायक लहना सिंह अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर अपने वचन का निर्वहन करता है और साथ ही वीरता और बुद्धि से अपनी सेना को खतरे से बचा लेता है। घटनाओं के साथ साथ वातावरण के संयोग से इस कहानी का शिल्प खिल उठता है। नेक्स्ट है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? शांति प्रिय द्विवेदी ये सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। श्याम सुंदर दास, श्री नारायण चतुर्वेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, लेकिन शांति प्रिय द्विवेदी नहीं थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 124 क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के करुणालय नाटक का रूपक है। करुणालय नाटक जो है ये एक गीति नाट्य है। गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद ने गीति नाट्य के रूप में करुणालय नाटक की रचना की है और यह एक नाट्य विधा है। गे रूपक गीति नाट्य संस्कृत साहित्य से जुड़ी परंपरा है। इन्हें गे रूपायनिक के अंतर्गत भी रखा जाता है। गीति नाट्य मूलतः दृश्य काव्य ही है और यह एक ऐसा काव्य रूप है जिसे नाटक की भांति खेला जा सकता है। संस्कृत में नाट्य काव्य ही रहा है और गीत संगीत नृत्य काव्य से वह भी अपसंस्कृत हुआ है। करुणालय वह बिंदु है जहाँ से हिंदी में काव्य नाट्य काव्य गीति नाट्य पद नाट्य जैसी धारणाएं सामने आई हैं। करुणालय में नाटक के क्षेत्र में गीति नाट्य का प्रयोग सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 125 और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्नलिखित कथा कृतियों के संबंध में काशी से नहीं है। निम्नलिखित कथा कृतियों का जो संबंध है वो काशी से नहीं है, ये बताना है। तो कौन सी का संबंध नहीं है काशी से? अलग अलग वैतरणी, इसका संबंध काशी से नहीं। काशी का 80 गलिया आगे मूर्ति है, जिनी जिनी बिनी चदरिया, इनका संबंध है, लेकिन इसका नहीं है। गली अलग अलग वैतरणी का डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का आंचलिक उपन्यास अलग अलग वैतरणी का संबंध काशी से नहीं है। यह एक पूर्वज के गांव पर आधारित है और ग्रामीण जीवन के यथार्थ चित्रों का संवेदनात्मक लोच और काव्यात्मक चित्रण अलग अलग वैतरणी की विशेषता है। गांव तो यथार्थपरक है परंतु देखने की दृष्टि रूपानी है और यह उपन्यास ग्राम में यथार्थ को आधुनिक शिल्प व संवेदना प्रदान करता है। भाषा सहज प्रभाव में और प्रांजल तथा साहित्यिक खड़ी बोली है और प्रभाव उत्पादकता जुटिलपन और व्यंग्यात्मकता शैली इसकी प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ आपका जो ये पेपर है 2005 का ये कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और क्लास पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कहाँ से आप ये वीडियो कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।